Class 12th, chapter number 6 of biology, molecular basis of inheritance. In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. यानी जो मेंडेलियन पीरियड था, जो अभी चैप्टर है जेनेटिक्स उसमें पढ़ा है, उस टाइम पर हमें इतने क्लियरली ये सब चीज़ें नहीं पता थी. Over the next 100 years, the nature of putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribonucleic acid, is the genetic material, at least for a majority of organism. तो यानी मेंडेलियन टाइम से अगर देखें, उस टाइम से और 100 साल लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करा जेनेटिक मटेरियल के लिए, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो जेनेटिक मटेरियल होता है. बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए यही होता है. इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. यानी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं. यानी हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स मिलते हैं. डीएनए जो होता है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के लिए जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करता है. आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में, लेकिन उसका मोस्टली काम मैसेंजर का होता है. आरएनए हैज़ एडिशनल रोल एज वेल, यानी इसके और भी कुछ रोल्स होते हैं. इट फंक्शंस एज अडेप्टर जैसे फंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल जैसे फंक्शन करता है, और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल जैसे भी फंक्शन करता है. इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. यानी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स, और कैसे ये मोनोमर की यूनिट्स जुड़कर पॉलीमर बनाती है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यानी हम इस चैप्टर में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है वो, और उसकी प्रोसेस जो है आरएनए बनाना डीएनए से, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोला गया, वो कैसे होती है. जेनेटिक कोड क्या होता है जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस बताता है हमें, और जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की जिसे ट्रांसलेशन बोला जाता है, वो क्या होती है, और उनका एलिमेंट्री बेसिस ऑफ रेगुलेशन क्या है. द डिटर्मिनेशन of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. यानी एक नया era बन गया है genomics का. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. यानी एंड में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो हम अब शुरू करते हैं. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is the DNA. तो सबसे पहले हम इसका structure समझेंगे. In subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA. यानी ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल क्यों है और इसका आरएनए के साथ में क्या रिलेशनशिप है. तो शुरू करते हैं. डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. लेंथ इसकी यूजुअली डिफाइन होती है कि इसके कितने न्यूक्लियोटाइड हैं. ये भी एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है. यानी कि एग्जाम्पल के लिए देखें तो जो बैक्टीरियोफेज है उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं. फिर जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं. एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं, उसके पास 4.6 × 10⁶ BP बेस पेयर. एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स. ये ह्यूमन डीएनए का भी याद रखना है. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए. हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर यानी राइबोज आरएनए के केस में, और डीऑक्सीराइबोज डीएनए के केस में, और फॉस्फेट ग्रुप. 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स. हमको याद रखना है प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स के एग्जाम्पल होते हैं एडेनिन और गुआनिन. एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं. और इसके बाद साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन जो होते हैं वो पिरामिडिन्स के एग्जाम्पल होते हैं. साइटोसिन, यूरासिल एंड
थायमिन। तो ये कितने टाइप के होते हैं। साइटोसिन कॉमनली डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और जो यूरासिल होता है वो आरएनए में थायमिन की जगह आ जाता है। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। A nitrogenous base is linked to the OH of first carbon pentose sugar, यानी जो नाइट्रोजनस बेस होता है जो हमने ये पढ़ा है, इनमें से कोई सा भी जो भी बेस होगा वो एक OH से लिंक्ड होगा पहले कार्बन पर पेंटोज शुगर से। कौन से लिंकेज से? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जिससे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जैसे कि एडेनाइन जुड़ा तो एडेनोसिन, डाइऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सी साइटिडिन, इस तरीके से यूरिडिन और डीऑक्सीमिडिन। When a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of a nucleoside to phosphoesterase linkage, a corresponding nucleotide is formed. Two nucleotides are linked through 3,5 phosphoester linkage to form a dinucleotide. इनका जुड़ाव होता है 3-5- phosphoester linkage से। More nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain, यानी और भी न्यूक्लियोटाइड इसमें ज्वाइन हो सकते हैं जिससे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है। A polymer thus formed has one end, a free moiety of 5' end of sugar, which is referred to as 5' end of polynucleotide chain. Similarly, the other end of polymer, the sugar has free OH of 3' carbon group, which is refers to as 3 end of the polynucleotide chain. यानी यहाँ से अगर कोई चेन ऐसे जा रही है तो एक तरफ इसका 5' वाला हिस्सा खुला हुआ होगा और एक तरफ इसका 3 कार्बन वाला हिस्सा खुला हुआ होगा। The backbone of the polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate, याद रखना है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बैकबोन जो होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनती है और जो नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड होते हैं वो इनकी बैकबोन बनाने का काम करते हैं। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose, यानी RNA में हर न्यूक्लियोटाइड की एक एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑल्सो इन RNA द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमिन, यानी RNA में यूरासिल मिलता है थायमिन की जगह पर। इसका केमिकल नेम होता है 5-methyl यूरासिल। DNA एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, याद रखना इसका नेचर एसिडिक होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसको पहली बार आइडेंटिफाई करा था फ्रीडरिश मिचर ने 1869 में। उन्होंने इसे न्यूक्लियन नाम दिया था। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remained elusive for a very long period of time. लेकिन इतना लंबा पॉलीमर उन्हें आइसोलेट करते नहीं बना और इसलिए इसका स्ट्रक्चर जानने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पर, जो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने बनाया था, एक सिंपल लेकिन बहुत फेमस मॉडल दिया डीएनए का, जिससे आज भी जाना जाता है डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी उनका एक हॉलमार्क था सबसे बड़ा कि उन्होंने बेस पेयरिंग करके दिखाई। ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था एरविन चारगाफ पे, जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेशियो दिया था एडेनिन और थायमिन के बीच में, यानी जब भी जुड़ेंगे एडेनिन और थायमिन साथ में जुड़ते हैं और गुआनिन और साइटोसिन साथ में जुड़ते हैं। द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं और इन्हें एक सीक्वेंस में आपस में साथ में जुड़ना पड़ता है। Also, if each strand from a DNA act as a template for synthesis, a new strand, the 2 double-stranded DNA thus produced would be identical to the parent DNA molecule. Because of this, the genetic implication of structure of DNA became very clear. तो क्या क्या इसके फीचर्स थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें इसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है। 2 चेन्स होती है जिनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी कि जैसे हमने इधर देखा, अगर एक चेन है जो 5' से 3' आ रही है तो दूसरी जो होगी वो 3' से 5' आएगी। ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। द बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है। और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। और कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड।
दोनों जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बस जो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जो गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। एज अ रिजल्ट प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पिरिमिडिन, इसलिए प्यूरिन और पिरिमिडिन अपोजिट आते हैं। इससे यूनिफॉर्म डिस्टेंस दोनों के बीच में आ जाता है। दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशन में होती है। इसकी पिच ऑफ हेलिक्स होती है 3.4 नैनोमीटर, और दोनों के बीच में रफली 10 बेस पेयर का अंतर होता है, 10 बेस पेयर्स ऑफ ईच टर्न। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन एक बेस पेयर और एक हेलिक्स जो हमारा है उसके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, ये याद रखना है। The plane of one base pair stacks the other in double helix. This in addition to H bond confers stability of the helical structure. जैसे कि ये बेस पेयर्स जुड़े हुए हैं, ये इन्होंने लिख दिया है एडेनिन और थाइमिन, और फिर गुआनिन और साइटोसिन, और ये जो बैकबोन इनकी बनी हुई है, जो डबल हेलिक्स हम देख रहे हैं, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है। The proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implementation become revolutionary. और इसी के साथ फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी एक थ्योरी दे दी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि इंफॉर्मेशन फ्लो करती है एक तरीके से, डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए में, और आरएनए उसको बनाता है प्रोटीन के फॉर्म में। जब डीएनए अपने आप को बना लेता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब डिवाइड होकर डीएनए सेम चीज़ बनाएगा। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी सबसे पहले कोई भाषा है जो डीएनए बोल रहा है तो उसको ट्रांसक्राइब करके आरएनए को बतानी पड़ेगी कि ये है, फिर आरएनए उसको ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और उस हिसाब से फिर प्रोटीन आगे बनते हैं। In some viruses, the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. यानी किसी किसी वायरस में आरएनए से डीएनए में इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे यहाँ पर डीएनए से आरएनए में जा रही है तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, तो हम इसके लिए एक सिंपल सा नाम क्या देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो रहा है। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमने देख लिया है कि डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए के और भी काम होते हैं। हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, डबल हेलिक्स कैसे हुआ ये देख चुके हैं, किसने बताया। आज हम देखेंगे कि उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर एज 0.34 नैनोमीटर, यानी इतना डिस्टेंस होता है। If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated by multiplying the total number of base pairs with distance between two consecutive BPs, it comes out to be approximately 2.2 मीटर। यानी जो टोटल लेंथ है हमारे DNA की वो 2.2 मीटर होती है, और काफ़ी ज़्यादा लेंथ होती है। ये लेंथ दैट इज़ फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के डायमेंशन से ये लेंथ कहीं ज़्यादा होती है। तो ये सोचने में आया कि अगर ये इतना लॉन्ग पॉलीमर है, इतना लंबा है, 2.2 मीटर है, तो ये सेल में पैक कैसे हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में देखें अगर, सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस, द डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। यानी प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानते हैं कि उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो जो डीएनए है, लेकिन फिर भी जो डीएनए होता है वो पूरे सेल में फैला हुआ नहीं होता है। वो कैसे रहता है डीएनए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो कुछ प्रोटीन्स के साथ वो जुड़ा रहता है। कौन से प्रोटीन्स, जो पॉजिटिव चार्जेस वाले होते हैं, और इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड नाम दे देते हैं। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के कारण जो प्रोटीन पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव है, तो दोनों आपस में अट्रैक्टेड रहेंगे। इन यूकैरियोट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि यूकैरियोट्स के पास तो पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और सारी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स का, जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। अ प्रोटीन acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charged side chain. हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज। यानी हिस्टोन प्रोटीन एक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन का, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं।
हिस्टोन्स के पास बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, ये सब। ये दोनों अमीनो एसिड जो है पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो हिस्टोन जो होता है वो 8 मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट बनाता है जिसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो बड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सब मिले हुए 8 हिस्टोन पार्टिकल्स हैं जिन्हें हिस्टोन ऑक्टामर बोला है। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. तो अब जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्टामर के अगेंस्ट ऐसे घूम के लग जाएगा। ठीक है, और इसके अराउंड ऐसे व्रैप हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। A typical nucleosome consists of 200 base pair of DNA helix, यानी इस एक अकेले इसमें 200 base pairs रहेंगे। Nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin. न्यूक्लियोसोम में रिपीटिंग यूनिट होती है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज होती हैं, ठीक है, धागे के जैसी बॉडीज होती है जो न्यूक्लियस में दिखाई देती है। द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, यानी धागे के ऊपर छोटी छोटी बीड्स लगी हों अगर तो उसे ऐसा बोला जाता है व्हेन व्यूड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes. तो ये जो beads on string structure है chromatin में, ये पैक हो जाता है, क्रोमैटिन फाइबर बनाता है जो आगे जाकर कॉइल हो जाते हैं और एकदम कंडेंस हो जाते हैं, चिपक जाते हैं मेटाफेज प्लेट में, और इससे बनते हैं क्रोमोसोम्स। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। अब इसकी पैकेजिंग के लिए एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए रहते हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन। In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed. कुछ typical nucleus ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ regions में ये loosely packed होता है और जहाँ पर ज़्यादा staining नहीं हो पाती है और इसे हम बोलते हैं euchromatin। और कुछ होते हैं ज़्यादा densely packed होते हैं जिनमें staining ज़्यादा अच्छे से आती है, कलर ज़्यादा अच्छे से दिखता है, उसे हम बोलते हैं heterochromatin। euchromatin को हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोलते हैं, यानी जो कम स्टेन हो रहा है ये एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव होता है। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। Even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA acts as a genetic material took long to be discovered and proven. यानी डिस्कवरी, न्यूक्लियन की डिस्कवरी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो तो एकदम सेम टाइम पर आ गए थे, लेकिन ये पता करना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें बहुत लंबा टाइम लगा। 1926 तक आते आते द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज़ रीच्ड द मॉलिक्यूल लेवल। ठीक है, ये मैकेनिज्म शुरू हो गया। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell. But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. यानी ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने अपनी सोच सिर्फ क्रोमोसोम तक कर दी थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि जो एक्चुअल अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे पता चला था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1928 में फ्रीडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ करी थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है। विटनेस्ड अ मिराक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बहुत मिराक्यूलस, चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म। देखते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट था। जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे उगाया तो कुछ ने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज़ को बनाया जिन्हें हमने बोला एस कॉलोनीज़, और कुछ ऐसी थी जो रफ कॉलोनीज़ थी यानी आर कॉलोनीज़।
दिस इज़ बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनका म्यूकस पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, यानी वो स्मूथ क्यों होते हैं, शाइनी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसा पॉलीसैकेराइड का कोट होता है। लेकिन आर स्ट्रेन के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो रफ था। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन डाई फ्रॉम निमोनिया, यानी जो भी चूहे थे जिनको हमने एस स्ट्रेन दिया वो तो निमोनिया के इन्फेक्शन से मर गए, लेकिन जो आर स्ट्रेन हमने जिनको दिया उनमें डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया ही नहीं हुआ, उनमें निमोनिया की बीमारी आई ही नहीं। कैसे इनने एक्सपेरिमेंट करा? एस स्ट्रेन को इनने लिया, माइस के अंदर दिया, चूहे को दे दिया तो वो मर गया। आर स्ट्रेन माइस के अंदर दिया तो वो जिंदा बच गया। अब ग्रिफिथ ने क्या करा? उन्होंने हीट करके बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो हम देखते हैं उन्होंने एस स्ट्रेन लिया जो उन्होंने पहले भी दिया था, पर इस बार उन्होंने उसको हीट से मार दिया, फिर से डाला तो माइस जो था वो जिंदा रह गया। लेकिन वहीं उन्होंने जब एस स्ट्रेन को लिया, हीट किल करा, यानी एस वाला तो मर गया पर आर वाला जिंदा था, और डाला तो चूहा मर गया। अब ये सोचने वाली बात थी कि जब उन्होंने मिक्सचर डाला हीट किल्ड एस और लाइव बैक्टीरिया का तो माइस मर गया। मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस, और उन्होंने जब वो चूहे के अंदर से मटेरियल निकाला तो उसमें एस की ही चीज़ें मिली, आर की नहीं मिली, जबकि आर लिविंग था। तो उन्होंने माना कि ये जो बैक्टीरिया था एस किल्ड, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ थी जो आर के पास गई और आर जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ये मर तो गया, लेकिन फिर भी इसमें जब देखा गया तो मिली इसमें एस की ही चीज़ें, यानी कुछ ऐसा सब्सटेंस था जो एस से आर में ट्रांसफ़र हो गया और आर जो था वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो कुछ तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है, और इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया, जिससे जो आर स्ट्रेन था वो स्मूथ कोट मिल गया, उसको विरुलेंट हो गया। और क्यों हुआ? दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्यों हुआ होगा? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। अब इसके एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चला कि अभी भी जेनेटिक मटेरियल है क्या, बस ये पता चल गया कि कुछ है। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवेरी, कोलिन मैक्लोड एंड मैकलीन मैकार्टी, द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी अ प्रोटीन, यानी इनके काम करने से पहले जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन माना जाता था। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने काम करा, वहाँ पर डिटरमाइन करा कि जो नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में वो क्या है। उन्होंने प्रोटीन, डीएनए, आरएनए इन सब को प्यूरिफाई करा हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में से, और देखा कि क्या था जो आर सेल में ट्रांसफ़र हुआ। तो उन्होंने डिस्कवर करा कि जो डीएनए था वही अकेला एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में गया है, यानी कि इसका मतलब सिर्फ डीएनए है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसके साथ उन्होंने ये भी डिस्कवर करा कि बहुत सारी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, इन्होंने कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन पे इफेक्ट नहीं करा। तो इसका मतलब था कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कोई प्रोटीन या आरएनए नहीं है, बट डीएनए है, क्योंकि डीएनए एंजाइम का उसमें काम था। तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि डीएनए जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल होता है, लेकिन सारे जो बायोलॉजिस्ट थे वो कन्विंस नहीं हुए। फिर जेनेटिक मटेरियल क्या था? द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। अब इन दोनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से लास्ट में ये प्रूफ हो गया कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। उन्होंने ऐसे वायरसेस के साथ में काम करा जिनका काम था बैक्टीरिया को अटैक करना, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को अंदर डाल देता है। फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो वायरल जेनेटिक मटेरियल ऐसे काम करता है जैसे वो उसी की कंपनी हो, मैन्युफैक्चर करता है वो उसके अंदर जाके वायरस के पार्टिकल्स को। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। यानी हर्शे और चेज जो थे उन्होंने काम करा, डिस्कवर करा कि ये जो प्रोटीन था डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। तो उन्होंने कुछ वायरसेस उगाए मीडिया पर जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और रेडियो एक्टिव सल्फर था।
जो फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रोन थे उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए था लेकिन प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन नहीं। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए, लेकिन जो रेडियोएक्टिव सल्फर में थे उनके पास प्रोटीन था पर डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है। रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। अब उन्हें ई कोलाई के साथ जुड़ने दिया गया, फिर इन्फेक्शन देखा गया, वायरल कोड्स हटा दिए गए बैक्टीरिया पे से, उनको ब्लेंडर में डाला गया, वायरस पार्टिकल्स को सेपरेट करके उनको स्पिनिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें वो घूमते रहते हैं। अब जो बैक्टीरिया वायरसेस से इन्फेक्टेड थे उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वह रेडियो एक्टिव, जिससे पता चला कि जो डीएनए था वही मटेरियल पास हुआ है। बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव, और जो ऐसे थे जिनमें प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं थे। तो इससे पता चला कि प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर गया ही नहीं है। और फिर मान लिया गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में पास ऑन हुआ है। तो इसके साथ में हमको पता चल जाता है कि जो डीएनए होता है वही एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल होता है। और सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यहाँ ख़त्म हो गई। पता चल गया कि डीएनए सबका जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे, मोस्टली सारे ऑर्गेनिजम्स का। इसे कहा गया हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है।